डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आज आपके सामने सोशल एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिंदु को लेकर आया हूं। इस विषय बिंदु के विषय में कहना चाहता हूं दोस्तों, सबसे पहले एक बात, यह जो है प्रश्न है और जो आंसर है, यह जो प्रश्न है, मैंने एक प्रश्न लिखा हूं, एक रेखीय वंश समूह की विशेषता एवं कार्य। इसका जो आंसर मैं यहां पे लिखा हूं, यहां पे इसको जो मैं समझाऊंगा, यह सोशल एंथ्रोपोलॉजी का कम से कम तो 20 को क्वेश्चन का आंसर है। इसलिए इस क्लास के बारे में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट इस YouTube को फॉलो कर रहे हैं, वो इस क्लास को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक सुने। इसमें बहुत सारे, अगर आपने इस आंसर को आपने समझ लिया, जिस रूप में मैं समझा रहा हूं, अगर आपने समझ लिया तो आप यह समझ लीजिए कि आपका सोशल एंथ्रोपोलॉजी आधा खत्म हो गया। ये तय बात है। इतने प्रश्नों का आंसर इसमें है। इस क्वेश्चन को बहुत पहले एक बार पूछा है और कई बार पूछा है, शॉर्ट नोट्स में पूछता है, लेकिन शॉर्ट नोट्स में पूछने लायक नहीं क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बड़ा आंसर है। शॉर्ट नोट्स तो करना पड़ता है। मान लो जिस ढंग का आंसर रहेगा, जिस ढंग का क्वेश्चन रहेगा, जिस ढंग का अंक रहेगा, 20 नंबर का पूछेगा या 10 नंबर का पूछेगा या 40 नंबर का पूछेगा, तो उसको बनाना पड़ता है कि इसमें क्या मटेरियल्स को डाला जाए और कौन से मटेरियल को नहीं डाला जाए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ एक बात बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यह जो आंसर है, यह 20 क्वेश्चन का एक अकेला आंसर है मिनिमम। इसलिए तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है कि वो इस आंसर को पहले तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद कॉपी पर लिख लें, इसके बाद 1 बाय 1 करके मैं जो एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक सुने। आपका आधा सोशल एंथ्रोपोलॉजी समाप्त हो जाएगा, ये गारंटी है। आप पहले सुनिए, देखिए, इसके बाद आप उस पर चिंतन मंथन कीजिएगा, किताब भी उल्टाइएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न और आंसर की ओर, है ना। यहां पर मैंने लिखा है, एक रेखीय वंश समूह के विशेषता एवं कार्य। एक शब्द और जोड़ना चाहेंगे यहां पर दोस्तों, परिभाषा, डेफिनिशन, विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स और कार्य। कार्य का मतलब यहां पर फंक्शन से है। ये 3 चीज है इसमें दोस्तों, परिभाषा, विशेषता और कार्य। इन 3 चीज के विषय में यहां बताऊंगा कि एक रेखीय वंश समूह की क्या परिभाषा है, क्या विशेषता है और क्या कार्य। अलग अलग भी पूछ देता है क्वेश्चन, परिभाषा ही पूछ देगा। आप कई जगह देखे होंगे कि सिर्फ गोत्र के विषय में पूछता है कि गोत्र की परिभाषा क्या है, गोत्र की परिभाषा, विशेषता एवं कार्य क्या है। यह भी एक सिंगल क्वेश्चन बनता है। लेकिन इन तमाम चीजों का चाहे गोत्र का हो, चाहे वंशावली पूछे या कुल पूछे, गोत्र पूछे, गोत्र समूह पूछे, अर्धांश पूछे या ड्यूअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछे, ये तमाम चीजों का सिर्फ एक ही आंसर होगा, एक ही परिभाषा है, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है और एक ही फंक्शन है। क्लियर है दोस्तों। चलिए उसकी परिभाषा की ओर चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले, है ना, मैंने यहां पर लिख दिया हूं, क्या हुआ, 1 2 3 4 5, एक युग्म संगठन है। ठीक है। तो परिभाषा के विषय मैंने लिखा हूं, एक रेखीय अथवा एक पक्षीय समस्त समरक्त समूह। इन तमाम चीजों का सिर्फ एक परिभाषा है, डिसेंट, लीनियज, क्लाइन, फ्रैटरी या मॉइटी। एक प्रकार का, एक परिभाषा को मैंने एक सूत्र में बांध दिया है। तमाम परिभाषा को एक पक्षीय या एक रेखीय समस्त समरक्त समूह। अब यहां पर मैंने परिभाषा में एक रेखीय और एक पक्षीय जो लिखा हूं, इसका मीनिंग क्या है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। एक पक्षीय या एक रेखीय का मतलब है एक रेखा में पिता की ओर से या माता की ओर से।
पैट्रीनिलियल हो सकता है, मैट्रीनिलियल हो सकता है। अब पैट्रीनिलियल कब होगा, किस तरह का होगा? पैट्रियार्कल फैमिली में होगा, पितृसत्तात्मक परिवार के विशेषता के रूप में होगा। मैट्रीलिनियल कब होगा? जब वह परिवार मैट्रियार्कल फैमिली होगा। ठीक है, तो मैट्रियार्कल फैमिली है, मैट्रीनिलियल है, पैट्रियार्कल फैमिली है, पैट्रीलिनियल है। तो ये चीज इसमें लिखना है, एक रेखीय या एक पक्षीय समस्त सम रक्त समूह, यूनिलिनियल ब्लड रिलेशंस। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, डिसेंट वंशावली, वंश या वंशावली इसको बोलते हैं, ये भी एक रेखीय है, पितृरेखीय या मातृरेखीय। एक पक्षीय समस्त समरक्त समूह जो होते हैं वो डिसेंट के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है दोस्तों लीनियज, कुल समूह। इसमें 2-3 पीढ़ी के लोग को लिए जाते हैं, 2 से 3 पीढ़ी के जो एक पक्ष के जो समरक्त समूह होंगे, ठीक है ना, उसको लीनियज या कुल समूह के नाम से जाना जाएगा, वंश समूह के नाम से जाना जाएगा। तीसरा है दोस्तों गोत्र। क्या है गोत्र, बताइए? गोत्र क्या है? एक पक्षीय समस्त समरक्त समूह, यूनिलैटरल ब्लड रिलेशंस, चाहे वो मैट्रियार्कल होगा या पैट्रियार्कल होगा। ठीक है, पैट्रियार्कल है फैमिली है तो पैट्रीलिनियल होगा, मैट्रियार्कल फैमिली है तो मैट्रीलिनियल होगा। तो बहुत आसान है, आपको मैंने सिर्फ एक लाइन में इस परिभाषा को मैंने परिभाषित कर दिया। देखते हैं, मैट्रीलिनियल ब्लड रिलेशन है या पैट्रीलिनियल ब्लड रिलेशन है, यूनिलैटरल है, दोनों में उसको एक होगा। आधुनिक वर्तमान समाज में क्या है, हम लोग पैट्रीलिनियल है, पिता का वंश पुत्र को प्राप्त होता है, पिता की संपत्ति पुत्र को प्राप्त होता है। हालांकि संपत्ति के मामले में अभी न्यायिक परिभाषा अलग है, न्यायपालिका की भूमिका अलग है, ये अलग बात है, लेकिन वंश और गोत्र जो है पिता से प्राप्त होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फ्रैट्रिस गोत्र समूह। गोत्र समूह क्या है? ये यूनिलैटरल है दोस्तों, पैट्रियार्कल होगा या मैट्रियार्कल होगा। जब किसी कारणवश सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हो या आर्थिक दृष्टिकोण से है, जब सामाजिक संगठन को मजबूत बनाना होता है तो एक से अधिक गोत्र मिलकर कर एक बड़े समूह के रूप में संगठित हो जाते हैं। इसी संगठित स्वरूप को गोत्र समूह के नाम से जाना जाता है। तो जब गोत्र ही एक पक्षीय है तो गोत्र समूह भी एक पक्षीय होगा, चाहे पैट्रीलिनियल हो या मैट्रीलिनियल हो, मातृरेखीय हो या पितृरेखीय है, तो गोत्र समूह पितृरेखीय होगा। इसमें एक उदाहरण है दोस्तों फ्रैट्री सिस्टम में कि गोत्र समूह में कि आदिलाबाद की राजगोंड जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आदिलाबाद की राजगोंड जनजाति 69 गोत्र में विभाजित है। ये 69 गोत्र जो है 69 क्लैन, नंबर ऑफ क्लैन 69 है, और ये सभी ने 4 गोत्र समूह में विभाजित है। इनका सामाजिक संगठन जो है 4 गोत्र समूह में विभाजित है। उस 4 गोत्र समूह का नाम अलग अलग है। एरवेन सखा, सगा, एरवेन सगा, सारवेन सगा, सीबेन सगा और नालबेन सगा। 7 भाइयों का गोत्र समूह एरवेन सगा, 6 भाइयों का गोत्र समूह सारवेन सगा, 5 भाइयों का गोत्र समूह सीबेन सगा, 4 भाइयों का गोत्र समूह नालबेन सगा। और व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह गोत्र का नियम पालन करने के साथ साथ गोत्र समूह के नियम का भी पालन करे। गोत्र समूह हो जाता है, गोत्र का तो सदस्य रहता है, ये गोत्र समूह में आ जाने से गोत्र समूह का भी वो सदस्य के रूप में माना जाता है और उसका भी नियम पालन करना उसके लिए आवश्यक हो जाता है। तो ये आदिलाबाद की राजगोंड जनजाति का एक उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मोइटी, अर्धांश या गोत्रार्ध, गोत्र का आधा गोत्रार्ध हो गया। ठीक है, इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है। जब किसी गोत्र समूह का आकार बड़ा हो जाता है तो अनेक कारणों से, भौगोलिक कारण भी हो सकता है, आर्थिक कारण भी हो सकता है, सांस्कृतिक कारण भी हो सकता है, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण भी हो सकता है,
तो इन तमाम दृष्टिकोण से वो गोत्र क्या कहते हैं, दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो ऐसे गोत्र समूह को जो विभाजित होते हैं दो भागों में, वो एक एक भाग को मोइटी के नाम से जाना जाता है, गोत्रार्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अर्धांश के नाम आ जाता है, आधा अंश, एक गोत्र का आधा अंश, वो मोइटी के नाम से जाना जाएगा। फिर दूसरा जो है वो भी मोइटी के नाम से जाता है। गोत्र का आधा भाग एक मोइटी, दूसरा भाग दूसरा मोइटी। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, टोडा जनजाति नीलगिरी क्षेत्र में निवास करती है। टोडा जनजाति दो गोत्र में विभाजित है, यानी उनमें द्विदल संगठन का स्वरूप पाया जाता है, ड्यूअल ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप पाया जाता है। यहां देख लीजिए, ठीक है ना। तो टोडा जनजाति दो भागों में है, कौन कौन है, तारथारोल और तिवालियन। उसी तरह से बोंडो जनजाति है, वो भी दो भाग में विभाजित है, दो मोइटी पाए जाते हैं। इनमें भी द्विदल संगठन का स्वरूप पाया जाता है। क्या चीज, ओतल और किल्लो। भील जनजाति में विभाजन की व्यवस्था पाई जाती है, उजले भील, मेले भील। बुक्सा जनजाति जो क्षेत्रीय आधार पर विभाजित है, मैंने कहा था अनेक कारणों से विभाजित हो जाते हैं। जब गोत्र समूह का आकार बड़ा हो जाता है तो अनेक कारणों से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, किसी भी कारण से, भौगोलिक कारण से भी वो अलग हो जाते हैं। बुक्सा जनजाति क्षेत्रीयता के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर दो भाग में विभाजित है, एक बुक्सा पूर्वी बुक्सा और पश्चिमी बुक्सा। क्लियर है दोस्तों। चार उदाहरण दिया मैंने भी, टोडा जनजाति का, बोंडो जनजाति का, भील जनजाति का और बुक्सा जनजाति का मैंने उदाहरण दिया हूं। ये हो गया आपका परिभाषा। परिभाषा क्लियर हो गया। क्लियर है दोस्तों। सिर्फ अगर परिभाषा पूछेगा, एक रेखीय वंश समूह की परिभाषा, तो यह भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, दूसरा चलते हैं इसकी ओर। कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता, इसकी ओर चलते हैं दोस्तों। विशेषता क्या, चाहे डिसिएंट की विशेषता पूछे, या लीनियज की विशेषता पूछे, क्लाइन की विशेषता पूछे, फ्रैक्टरी की विशेषता पूछे, मोइटी की विशेषता पूछे, या ड्यूअल ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था पूछे, या किसी भी जनजातीय समूह की विशेषता के बारे में पूछे, तो आप क्या बोलेंगे, यही चार विशेषताएं। क्लियर है। मैट्रियार्कल हो, पैट्रियार्कल हो, तो वो क्या सोचते हैं, उनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। पहला क्वेश्चन क्या लिखे हैं, ये आंसर में पहला पॉइंट क्या है, एक सामान्य पूर्वजों से उत्पत्ति, हैविंग कॉमन एंसेस्टर। मतलब वो मानते हैं कि उनके पूर्वज जो है एक ही थे और एक ही पूर्वज से उन सबकी उत्पत्ति हुई है, चाहे वो पूर्वज पैट्रियार्कल होंगे या मैट्रियार्कल होंगे। ये समान पूर्वजों से उत्पत्ति मानते हैं, और आपस में समान जब पूर्वज ही समान है तो रक्त क्या होगी, समानता होगी, समान रक्तकण होंगे, तो आपस में क्या होगा, भाई बहन का संबंध होगा, रिलेटिव्स होंगे, ब्लड रिलेशन होगा, विवाह संबंध स्थापित नहीं होगा, यही सब होगा ना। अब दूसरा चलते हैं, एक पक्षीय समरक्त समूह, यूनिलिनियल ब्लड रिलेशंस। मातृसत्तात्मक हो या पितृसत्तात्मक हो, पितृवंशीय हो या मातृवंशीय हो, हर हालत में वो जो है एक पक्षीय समस्त समरक्त समूह होगा। उनमें ब्लड की समानता, रक्त की समानता समान पाई जाएगी, और उसके उस रिलेटिव्स में, उस ब्लड रिलेशन में, उस रक्त समूह के बीच किसी भी प्रकार का क्या होगा, और सामाजिक कार्य है ना, या निकटाभिगमन का निषेध पाया जाएगा, विवाह संबंध का निषेध पाया जाएगा, है ना, ये सब चीज पाया जाएगा। ये सब चीज तो पढ़ा चुके हैं, सब चीज तमाम चीज आप इसमें लिख सकते हैं। अगला पॉइंट से दोस्तों, समगोत्रीय विवाह का निजात। तो एक समान गोत्र है तो ब्लड एक है, टोटम एक है उन लोगों का, ठीक है ना। जब एक ब्लड है, एक टोटम है, तो उनसे विवाह संबंध किस रूप में स्थापित होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है। बहिर्विवाही समूह, एक्सोगेमी, यह बहिर्विवाही समूह है, ठीक है। जब एक पक्षीय है, एक पक्षीय समरक्त समूह है, परिभाषा मैंने बताया, उसी परिभाषा में सब विशेषता है दोस्तों। एक परिभाषा, एक लाइन में सारा विशेषता है। आधा सोशल एंथ्रोपोलॉजी इसी में आ जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
आप और भी बहुत सारी चीजों का आंसर दे सकते हैं। टोटम के कार्य एवं विशेषता पूछ देगा, यही होगा। वो भी एक पक्षी होता है कि गोत्र की उत्पत्ति टोटम से हुई है। जब गोत्र की विशेषता यह है तो टोटम की विशेषता ही होगी। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है। आप देखिए, ये पिछले साल का आंसर उलट कर देखिए, आपको सब आंसर इसमें मिलेगा। इसको मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए बनाया है कि अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आधा सोशल एंथ्रोपोलॉजी चला जाएगा। कंफ्यूजन कहीं नहीं है, इन सब चीजों में कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को किताब दुकान पर मिलते हैं, मैं कहता हूँ यार ये गोत्र की क्या विशेषता है, चलो बता दो हमको। थोड़ा सा कंफ्यूज करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। सोचने की कोई बात ही नहीं। एक पक्षीय समरक्त समूह है, हो गया, उसके 4 गुण है, कोई भी चीज हो, ठीक है ना। अपने आधुनिक समाज में भी देखिए, भाई बहन की भी शादी नहीं हो सकता, एक पक्षीय समरक्त समूह है, पैट्रियार्कल फैमिली हो या मैट्रियार्कल फैमिली हो सकता है? नहीं हो सकता। वही चीज से हम चीज है यहाँ पर। समगोत्रीय विवाह का निषेध है। दूसरा चौथा आप बोले हैं बहिर्विवाही समूह है, एक्सोगेमी है। गलती लिखा गया थोड़ा सा, GAMY है, एक्सोगेमी, ठीक है। बहिर्विवाही समूह है, मैंने समूह के बाहर ही विवाह साथी का चुनाव किया जाएगा, ठीक है। तो बहिर्विवाही समूह, मैरिज आउटसाइड द क्लैन, गोत्र से बाहर विवाह साथी का विवाह। मैरिज आउटसाइड द टोटम, टोटम समूह के बाहर विवाह साथी का चुनाव। क्लियर है दोस्तों? ये 4 प्रकार के विशेषता पाए जाते हैं। चाहे वो किसी का भी विशेषता आपको पूछेगा, डिसेंट हो, लीनियज हो, क्लाइन है, फ्रैटरी है, या मॉइटी है, या ड्यूअल ऑर्गेनाइजेशन है, इस चारों की विशेषता ही है दोस्तों। और सबका परिभाषा भी एक है, एक लाइन में परिभाषा है, एक पक्षीय समस्त समरक्त समूह। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। आपको हर जगह कम, हर सोशल एंथ्रोपोलॉजी में हर पॉइंट पे कम पड़ेगा। मैं पढ़ाने के साथ साथ समझाता भी हूँ कि आपको आंसर कैसे लिखना है। जरूरी नहीं कि जैसा आज पूछा है कल पूछेगा, जैसा कल पूछा है परसों पूछेगा। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि है क्या चीज़, तभी आप सही आंसर दे पाएंगे और आपको सही मार्क्स मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विशेषता होगी, अब कार्य पर चलते हैं। अब कार्य क्या है, क्या होता है हमारे आधुनिक समाज में भी क्या होता है, आप क्या देखते हैं? कार्य किस प्रकार के होते हैं? घर में जब कोई एक वंश समूह के व्यक्ति रहते हैं, चचा है, चाहे चचेरा भाई है, चाहे मौसेरा भाई है, जो भी है, तो क्या होता है हम लोग का क्या काम है आपस में? गांव समाज में क्या होता है? पारस्परिक सहायता एवं सुरक्षा। एक दूसरे को क्या करते हैं? सहायता करते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। म्यूचुअल असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन। क्लियर है दोस्तों? वंश समूह के कार्य के हैं, गोत्र समूह का, एक समान गोत्र के जो व्यक्ति हैं, जो समरक्त समूह हैं, उनका क्या कार्य है? पारस्परिक सहायता एवं सुरक्षा। पारस्परिक सुरक्षा एवं सहायता एवं सुरक्षा का क्या मतलब है? आदिम जनजातीय समाज का जीवन कैसा होता था? आदिम जनजातीय समाज का जीवन संकटमय होता था, संघर्षमय होता था। कभी कभी एक ग्रुप, एक समूह दूसरे पर हमला भी कर देते थे, ऐसी स्थिति पाई जाती थी। तो सभी मिलकर उसका मुकाबला करते थे। तो यह हो गया पारस्परिक सहायता एवं सुरक्षा, ठीक है ना। तो म्यूचुअल असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन। दूसरा है दोस्तों सदस्यों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर द मेंबर्स। अब कोई व्यक्ति असामाजिक कार्य करेगा, गोत्र के नियम का पालन नहीं करेगा, गोत्र समूह के नियम का पालन नहीं करेगा, तो वो लोग क्या करेंगे? एक दूसरे को बताएंगे कि नहीं ये कार्य गलत है, ये जनमत के विरुद्ध है। जनजातीय समाज में पब्लिक ओपिनियन या जनमत सर्वोपरि होता है। 10 आदमी में 8 आदमी अगर यह कहता है कि ये चीज सही है, वही सही माना जाएगा। अगर कह देगा गलत है तो उसको गलत ही माना जाएगा। तो वो 8 आदमी क्या करते हैं? एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। तो सदस्यों पर नियंत्रण बना रहता है, सामाजिक संरचना बना रहता है, पारिवारिक संरचना बना रहता है। चलिए आगे चलते हैं। धार्मिक सांस्कृतिक कार्य, कल्चरल फंक्शन, कल्चरल वर्क। जब समाज में कोई समारोह होता है,
कोई पूजा होता है या अनुष्ठानिक कार्य होता है तो क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उसकी सफलता के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। अगला है पॉइंट दोस्तों, आर्थिक कार्य। इकोनॉमिक कार्य क्या होता है दोस्तों? बहुत सारे जनजातीय समाज में आप पढ़ेंगे, जब आखेटन एवं खाद्य संकलन की स्थिति में जब हुए थे, घर के कुछ ही सदस्य क्या करते थे, आखेटन में जाते थे, जो बलिष्ठ होते थे, जो जवान होते थे, ठीक है, क्या करते थे, उसका आखेटन में खाद्य संकलन आर्थिक क्रियाकलाप के अंदर आता है आदिकालीन समाज की, याद रखिएगा। तो आर्थिक कार्य क्या करते थे, वो जब शिकार करते थे, मान लीजिए किसी हिरन का शिकार किए तो मिल बांट के सबको हिस्सा दिए, यह आर्थिक कार्य था, सहयोग करते थे, चाहे अनाज हो, चाहे शिकार हो, चाहे मांस हो। तो उनका जो आर्थिक क्रियाकलाप था बहुत बैलेंस था, इकोनॉमिक कॉपरेशन होता था उन लोगों में। ऐसा नहीं कि उसने कार्य नहीं किया तो वो भूखा सो जाएगा, सो बात नहीं है, बूढ़ा है तो भूखा हो जाएगा, सो बात नहीं है। तो ये इकोनॉमिक कॉपरेशन आर्थिक क्रियाकलाप या आर्थिक सहयोग पर आधारित था। अगला चलते हैं दोस्तों, संगठनात्मक कार्य, इंस्टीट्यूशनल फंक्शन। जो समूह है वो एक प्रकार का क्या है, संगठन है, चाहे गोत्र पर आधारित हो, चाहे डिसेंट पर आधारित हो, या लीनियज पर आधारित हो, या फ्रैक्टरी सिस्टम पर आधारित हो, या मल्टी सिस्टम पर आधारित हो, या ड्यूअल ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम पर आधारित हो। क्या करेंगे वो, ये तो संगठन से संबंधित अगर कोई कार्य होता है तो सभी गोत्र समूह या गोत्र मिलकर उसको कार्य करते हैं और उसकी सफलता के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। तो संगठनात्मक कार्य हो गया, यानी सामूहिक कार्य है। अगला है दोस्तों, बहिर्विवाह के नियम को पालन कराने में सहायक है, रेगुलेट्स द रूल्स ऑफ एक्सोगेमी। बहिर्विवाह को नियम को पालन कराने में सहायक है। तो जो गोत्र है तो मैरिज आउटसाइड द क्लैन, टोटम है तो मैरिज आउटसाइड द टोटम। तो ये चीज की जो है निषेध है, मतलब समगोत्री विवाह का निषेध पाया जाता है। और कोई गोत्र में शादी करना चाहता है क्या करेगा, उसको कहेगा नहीं ये गलत है, ये समाज विरोधी कार्य है, इसलिए बहिर्विवाह का नियम को पालन करना पड़ेगा, रूल्स ऑफ एक्सोगमी को पालन करने का, उसको रेगुलेट कराने का कार्य करता है। गोत्र समूह के सदस्य, गोत्र के सदस्य बहिर्विवाह को नियम को पालन कराने में सहायक होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, टोटम संबंधी कार्य, वर्क रिलेटेड टू टोटम। अब किसी गोत्र है, उसका कोई टोटम है, टोटम संबंधी निषेध पाया जाता है। ठीक है, अगर किसी गोत्र की उत्पत्ति क्या किस चीज से मानते हैं, टोटम से मानते हैं। मान लीजिए किसी गोत्र का कोई टोटम चिड़िया हो और आकस्मिक रूप से उस चिड़िया की मृत्यु हो जाए, क्या करते हैं वो लोग, टोटम के प्रति क्या रखते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं। तो जब वो मर जाएंगे तो क्या समझेंगे, किसी बाह्य शक्ति से टोटम ने उनकी रक्षा की है। तो क्या करते हैं, अंत्येष्टि सरकार करते हैं, सम्मान के साथ टोटम का अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया में क्या करते हैं, पूरा जन समूह भाग लेते हैं। ठीक है, तो टोटम संबंधी कार्य इसी को बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी शक्ति प्राप्त करने के लिए भी टोटम जो है, जो उनका रहता है, उसका मांस खाते हैं हम लोग। अगर चिड़िया कोई टोटम है, कोई जानवर टोटम है, तो उसका मांस खाते हैं। और उनकी ऐसी मान्यता है कि इससे उनका शक्ति बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगा, यौनिक शक्ति भी उसे प्राप्त होगी और आध्यात्मिक शक्ति भी, यानी अलौकिक शक्ति भी उसे प्राप्त होगी। ऐसा रोज नहीं किया जाता है, लेकिन विशेष विशेष अवसर पर अनुष्ठानिक कार्य के रूप में ऐसा निश्चित रूप से किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या हो गया तमाम चीजों का, पारस्परिक, एक बार दो इसको रिवीजन मार देते हैं। पारस्परिक सहायता एवं सुरक्षा, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन। दूसरा है सदस्यों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर द मेंबर्स। धार्मिक सांस्कृतिक कार्य, कल्चरल वर्क है। इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है, संगठनात्मक कार्य है, इंस्टीट्यूशनल फंक्शन है,
बहिर्विवाह के नियम को पालित कराने में सहायक है। रेगुलेट्स द रूल्स ऑफ एक्सोगेमी। टोटम संबंधी कार्य है, वर्क रिलेटेड टू टोटम। अंग्रेजी में भी साइड में लिख देते हैं, थोड़ा सा इससे सुविधा होगी आपको। हाँ, तो परिणाम क्या देखते हैं? ये फंक्शन जो है, ये जो कार्य है, एक रेखीय वंशज समूह के जो कार्य है, ठीक है ना, उसका क्या निष्कर्ष निकलता है कि जनजातीय समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना को बनाए रखने में एक रेखीय वंशज समूह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों, और भी कुछ लिख सकते हैं, जितना लिखे उसमें थोड़ा आप लिख सकते हैं। तो क्या देखते हैं दोस्तों, ये जो हमारा चीज है, अभी हम लोग आ रहे हैं यहाँ जो है कि ये क्या है, वंशावली, कुल, गोत्र समूह, अर्धांश, युग्म संगठन, इसके जो परिभाषा है, विशेषता है और कार्य है, तीनों चीज हो गया। कम से कम मैं पुनः एक बात आप लोगों से रिवीजन करके कहना चाहता हूं दोस्तों, यह जो प्रश्न है और आंसर है, यह सोशल एंथ्रोपोलॉजी का कम से कम 40% सिलेबस को कवर करता है। 40% सिलेबस को कवर करता है। इसलिए ये जो अभी मैंने बताया हूं, इसको आप ध्यान से सुने, एक बार नहीं 10 बार सुने, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और पूछता तो है ही, पूछ देगा गोत्र की परिभाषा, विशेषता एवं कार्य क्या है। कहीं इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, परिभाषा वही एक लाइन का है, और उसी परिभाषा में क्या है, विशेषता छुपा हुआ है, और उसी विशेषता में क्या है, फंक्शन छिपा हुआ है। इस चीज को समझना, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं कि इस चीज को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। नहीं समझे हैं तो बार बार वीडियो खोलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी पर लिख लीजिएगा, बार बार वीडियो को देखिए, समझिए। और कुछ दिक्कत हो तो उसमें मेरा फ़ोन नंबर भी रहता है, आप उससे पूछ सकते हैं। रात में ही पूछिएगा, दिन में बिजी रहता हूँ, 8 से 9 के बीच आप पूछ सकते हैं फ़ोन करके। तो और इसका फंक्शन भी है। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ लिए हैं और परीक्षा में अच्छे से करके आएंगे। और 8-10 पेज तो आराम से लिखा जा सकता है, एकदम बिना ये के टेंशन के। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी शब्द के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।